एगोन द ड्रैगन ने वेस्टेरोस के दो बड़े बड़े किंगडम्स पर अभी कब्जा कर लिया था और अब पारी थी वेस्टरलैंड्स के इलाके की। लैनिस्टर हाउस की आर्मी रीच के इलाके में गोल्डन ग्रोव नाम की जगह पे आती है, जहां पे पहले से ही हाउस गार्डनर की आर्मी मौजूद होती है। ये दोनों हाउसेस की आर्मीज मिला के कुछ 55,000 के सोल्जर्स होते हैं और उसमें से 5,000 तो नाइट्स होते हैं। लैनिस्टर्स के राजा लॉर्ड लोरेन लैनिस्टर और हाउस गार्डनर के राजा लॉर्ड मर्न गार्डनर ने यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं किया और वो सीधा अपने आर्मीज को लेके नॉर्थ ईस्ट में एगोन पे हमला करने का प्लान करते हैं। उनके पास ड्रैगन्स के खिलाफ यूज करने के लिए कुछ ट्रैबुशेट जैसी मशीन्स होती है और वो कुछ बड़े बड़े भाले और बड़े बड़े एरोज भी बनाते हैं जो ड्रैगन्स को मारने में उनकी मदद कर सके। हालांकि उनके पास गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में दिखाए वाले तगड़े स्कॉर्पियंस वाले वेपन्स तो बिल्कुल नहीं थे। सो 55,000 के ऐसे मैसिव आर्मी के साथ में लैनिस्टर और गार्डनर्स गॉड्स आई के तरफ निकलते हैं, जिसके साइड में हैरेनहाल का पूरा जला हुआ कैसल होता है। एगोन एक्चुअली कुछ दिनों के लिए हैरेनहाल के आसपास ही रहता है, बट उसे लैनिस्टर और गार्डनर आर्मी के बारे में पता चलता ही है और एगोन भी अपने आर्मी को इकट्ठा करने लगता है। एगोन अपने एक आर्मी को बनाता है और वो भी थोड़े से साउथ के तरफ निकलने लगता है। बट यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि एगोन की ज्यादातर आर्मी नए बैनरमैन से भरी होती है, यानी कि ये आर्मी एक्चुअली सभी ट्राइडेंट के हाउसेस की आर्मी थी। इनमें टारगेरियन सोल्जर्स कुछ 500 वगैरह थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टारगेरियन आर्मी स्टॉर्म्स एंड पर ओरिस और रेनिस के साथ गए थे और कई सारे वहां पे लास्ट स्टॉर्म के बैटल में गंदा मरे थे। इसी वजह से एगोन यहाँ पे डायरेक्ट हमला नहीं करता, वो अपनी आर्मी लेके एकदम स्लोली साउथ में आने लगता है। एगोन का उसके नए फ्रेंड एडमिन टली के हाउस टली पर बहुत विश्वास था, बट बाकी ट्राइडेंट के हाउसेस पर एगोन का ज्यादा भरोसा नहीं था। क्या पता उसके ये नए बैनरमैन हाउसेस वेस्टेरोस के ही उनके साथी हाउसेस लैनिस्टर और गार्डनर को ही ज्वाइन कर ले। इसीलिए एगोन विसेन्या, ओरिस और रेनिस को स्टोनी सेप्ट के गांव में आके मिलो ऐसा एक संदेशा रेवन के जरिए भेजता है और वो धीरे धीरे उसकी आर्मी लेके आगे बढ़ता है। सबसे पहले एगोन ही इस स्टोनी सेप्ट के गांव में आके रुक जाता है और फिर बस कुछ ही दिनों में वहां पर विसेन्या भी वेल के एरिया से अपने ड्रैगन वेगार पे बैठ के आती है। फिर एक ही दिन बाद ओरिस और रेनिस भी स्टॉर्म्स एंड के इलाके में से कुछ टारगेरियन सोल्जर्स को लेके आ जाते हैं। अब एगोन के पास भी उसके भरोसे के लोग आ गए थे। कुल मिला के यही कुछ 12 से 15,000 के सोल्जर से भरी थी, जो लैनिस्टर और गार्डनर्स के मुकाबले में बहुत कम थी। बट टारगेरियंस के पास 3 भयानक ड्रैगन्स अभी मौजूद थे। दोनों आर्मीज ब्लैक वाटर रश नदी के थोड़ा आगे ओपन फील्ड्स में एक दूसरे के सामने आती है। ये वही इलाका है जहां पर फ्यूचर में फेमस गोल्ड रोड बनाया जाता है। ये गोल्ड रोड वेस्टेरोस का एक तरह से हाईवे होता है जो फ्यूचर में किंग्स लैंडिंग और कैसरली रॉक को कनेक्ट करता है। अगर आपको वेस्टेरोस के मैप को और अच्छे से जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप कहते हो तो फ्यूचर में मैं वैसा एक कोई वीडियो बनाने के बारे में जरूर ट्राई करूंगा। सो यहाँ पे हमें गोल्ड रोड दिखाई दे रहा है, बट ये मैप एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स शो के टाइम पीरियड का है। सो इस गोल्ड रोड को यहाँ पे थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि जब ये बैटल हुई थी तभी यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं था। सो अभी दोनों आर्मीज यहाँ पे एक दूसरे के सामने है और सबसे पहले हाउस गार्डनर के किंग मर्न ने वॉर शुरू करने का ऐलान कर दिया और जोर से हॉर्न बजा दिया और इसी के साथ साथ एक भयानक बैटल शुरू होता है। इस बैटल का दिन एकदम ड्राई सा सूखा सूखा सा था और हल्का धूप भी था। पूरे लैंड के आजू बाजू में गेहूं की खेती हो रही थी और कुछ बंजर जमीन थी जिसपे कुछ ड्राई ग्रास होता है और एगोन को तो यही चाहिए था। बलेरियन, मेराक्सस और वेगार ने आसमान से आग फेंकनी शुरू कर दी और सब ड्राई लैंड क्विकली जलने लगता है। बस कुछ 10-15 मिनट में ही पूरे फील्ड में आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि मानो ये बैटल आग के बीच में शुरू है। वेगार और मेराक्सस पर लैनिस्टर सोल्जर्स ने थोड़ा हमला किया और उन्हें परेशान कर दिया और एक्चुअली एक हमले में विसेन्या के शोल्डर में एक एरो घुस जाता है, जिसके कारण दर्द में वो जोर से चिल्लाती है
और वेगार को लेके वो पीछे हट जाती है। विसेन्या ऐसे अचानक से पीछे हटने की वजह से एगोन को डर लगता है और उसे समझता ही नहीं कि क्या हुआ है, इसीलिए वो अपने दूसरे सिस्टर वाइफ रेनिस को भी पीछे हटने के लिए कहता है और उसे विसेन्या ठीक है क्या वो देखने के लिए भेजता है। बट इसके बाद अकेला एगोन बावला हो जाता है। उसके प्यारी बीवी विसेन्या को इंजोर्ड किया गया था, तो ऑब्वियसली एगोन को तो गुस्सा आना ही था और अकेला एगोन बलेरियन पे बैठ के अभी भयानक आग फेंकने लगता है। अगले कुछ 30-45 मिनट मतलब बलेरियन द ब्लैक ड्रेड का कोहराम था। बलेरियन ने अपनी भयानक काली आग पूरे फील्ड में लगा डाली और सब जगह पे अफरा तफरी मचने लगती है। लैनिस्टर्स और गार्डनर्स के आर्मी के हजारों सोल्जर्स बुरी तरह से जल के मरने लगते हैं। कुछ एक घंटे में ही 55,000 में से कम 40,000 लोग जिंदा जलाए जाते हैं। लोरेन लैनिस्टर ये सब दूर से देखता होता है कि उसकी पूरी लैनिस्टर आर्मी जिंदा जलाई जा रही है और बलेरियन कंटिन्यूअसली आग बरसाता होता है। ये देख के लॉरेन लैनिस्टर तो वहां से भाग ही जाता है, बट सबसे बुरा हाल होता है हाउस गार्डनर का। किंग मर्न को टारगेरियंस को हराने की कुछ ज्यादा ही खुजली थी, इसीलिए वो पागलों के तरह अपने सभी बेटों को और इवन अपने टीनेजर ग्रैंड किड्स को लेके वो वॉर में आता है। बट यहाँ पे 3 ड्रैगन्स फील्ड में इतनी आग लगाते हैं कि हाउस गार्डनर का नामो निशान मिट जाता है। किंग मर्न गार्डनर कब मरता है पता ही नहीं चलता और उनके सभी बेटे और पोते भी लापता होते हैं। प्रोबेबली बलेरियन के आग की वजह से उन सभी की राख बन गई होगी। इस डेडली वॉर में हाउस गार्डनर के पूरे वंश को दर्दनाक तरीके से खत्म किया जाता है। ये बैटल वैसे तो कुछ 1.5 से 2 घंटे ही चली थी, बट हाउस लैनिस्टर और हाउस गार्डनर के आर्मी का कचुम्बर किया जाता है। वेस्टेरोस के हिस्ट्री में आगे इस भयानक बैटल को द फील्ड ऑफ फायर से याद किया जाता है। ऐसा बैटल जिसमें हाउस गार्डनर जैसा बड़ा हाउस पूरा खत्म हो जाता है। इस बैटल में टारगेरियन के तरफ से कोई भी बड़ा कैरेक्टर नहीं मरता, सिर्फ विसेन्या और ओरिस थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। अगले ही दिन रेनिस अपने ड्रैगन मेरैक्सिस पर बैठकर भगोड़े राजा लॉरेन लैनिस्टर को ढूंढ के निकालती है और फिर ये कैसरली रॉक के लॉर्ड वेस्टरलैंड्स के राजा लोरेन लैनिस्टर भी एगोन के सामने घुटने टिका देते हैं। अब कोई भी दूसरा राजा यहाँ होता तो वो लॉरेन को मार देता, क्योंकि उस लॉरेन लैनिस्टर ने एगोन के अगेंस्ट हथियार उठाए थे। बट एगोन अपने जुबान का पक्का था। उसने पहले से ही कहा था कि जो भी राजा उसके सामने बेंड नी करेगा वो उसे माफ कर देगा। सो एगोन यहाँ पे लॉरेन लैनिस्टर के लॉयल्टी को भी स्वीकारता है और उसे वार्डन ऑफ द वेस्ट बना देता है। सो अब से हाउस लैनिस्टर किंग एगोन को राजा मानकर कैसरली रॉक पर अपना राज करेंगे और बाकी सभी वेस्टरलैंड्स के हाउसेस उनके बैनरमैन बनेंगे। इसके बाद में एगोन अपनी आर्मी लेके हाउस गार्डनर के भव्य दिव्य महल हाई गार्डन में आता है। हाउस गार्डनर के गैर मौजूदगी में रीच इलाके का दूसरा बड़ा हाउस होता है हाउस टायरेल। सो यही हाउस टायरेल यहाँ पे हाई गार्डन के कैसल में पना लिए होता है। एगोन हाई गार्डन पे आते देख के हाउस टायरेल के लॉर्ड हार्लान टायरेल हाई गार्डन के सभी दरवाजे खोल देते हैं और एगोन का वो स्वागत करते हैं। एगोन हाई गार्डन में जैसे ही पधारता है हार्लन टायरेल उसके सामने घुटने टिका देते हैं। एगोन हार्लन के खातिरदारी से खुश होता है और उसे वो वार्डन ऑफ द साउथ घोषित कर देता है। और तो और अब हाउस गार्डनर के सभी बैनरमैन टायरेल्स के हो जाएंगे, ऐसा वो ऐलान कर देता है। सो इस तरह से एगोन रीच का इलाका और लैनिस्टर्स का वेस्टरलैंड्स का इलाका जीत लेता है। बट अभी एगोन की कॉन्क्वेस्ट खत्म नहीं हुई थी। एगोन का मन तो यही था कि वो और नीचे साउथ में जाए और ओल्ड टाउन को भी जीत ले। बट उसे और एक आर्मी की खबर पता चलती है। नॉर्थ में से टॉरेंस स्टार्क 30,000 की नॉर्दर्न आर्मी लेके नेक के इलाके में पहुंचा रहता है और वो धीरे धीरे ट्राइडेंट के इलाके में आता होता है। एगोन अपने ट्राइडेंट नदी के आसपास बसे हुए बैनरमैन हाउसेस को रेवंस भेज के इतला करता है और बता देता है कि टॉरेंस स्टार्क 30,000 स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न मैन की आर्मी लेके वहां पे आ रहा है। सो आप वहां पे थोड़ा सा वहां पे
संभाल के रहिए, मैं बस कुछ ही दिनों में हैरनहेल में पहुंच जाऊंगा। ये संदेशा मिलते ही ट्राइडेंट नदी के आसपास सभी हाउसेस इकट्ठा होने लगते हैं। अभी इन पे विश्वास करने का कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि इस समय तक एगोन के लिए सबके मन में अभी रिस्पेक्ट और खौफ बैठ गया था। इवेंचुअली टॉरेंस स्टार्क अपने नॉर्दर्न मैन के 30,000 स्ट्रॉन्ग के आर्मी के साथ में ट्राइडेंट नदी के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। बट नदी के दूसरे ओर उन्हें एक मैसिव आर्मी दिखाई देती है। स्टॉर्मलैंड्स, रिवरलैंड्स, वेस्टर्न मैन, मैन ऑफ द रीच और टारगेरियंस, वेलारियंस और सेल्टिगर्स के सोल्जर्स, ऐसे कुछ 150 से ज्यादा हाउसेस की, कुछ 1 लाख से ज्यादा की आर्मी वहां पे ट्राइडेंट नदी के दूसरे तरफ मस्त आराम करती होती है। और उसी में आसमान में 3-3 भयानक ड्रैगन्स चीखते चिल्लाते आंख छोड़ते हुए अपने आप में ही मस्त पकड़म पकड़ाई खेलते होते हैं। ये सब पूरा पिक्चर देख के टॉरेंस स्टार्क और बाकी नॉर्दर्न लॉर्ड्स की तो फटी जाती है। उसी रात को टॉरेंस स्टार्क एक मीटिंग लेता है। पहले तो इस मीटिंग में कुछ नॉर्दर्न लॉर्ड्स थोड़े हीरो बन के बोलते हैं कि हम जल के मरने के लिए तैयार है, बट इस बाहर से आए किसी घुसपैठिए टारगेरियन के सामने हम नहीं झुकेंगे। बट फिर दूसरे कई नॉर्दर्न लॉर्ड्स टॉरेन को सरेंडर करने की सलाह देते हैं। टॉरेन सबकी सुनता है और अगले दिन ट्राइडेंट नदी के किनारे सरेंडर का झंडा लहराते हुए आ जाता है और वो किंग एगोन टारगेरियन के सामने घुटने टिका के अपने नॉर्दर्न किंग वाला क्राउन नीचे रख देता है। अब टॉरेन स्टार्क कोई किंग इन द नॉर्थ नहीं रहा था, वो था किंग एगोन टारगेरियन का वार्डन इन द नॉर्थ और लॉर्ड ऑफ विंटरफेल। ऐसे घुटने टिकाने के बाद में नॉर्थ में ज्यादातर लोग टॉरेन को एक अच्छा राजा मानते हैं, क्योंकि उसके वजह से कुछ हजारों लोगों की जानें बची थी। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे किंग हु नेल्ड करके चिढ़ाने लगते हैं। अब किंग एगोन का कॉन्क्वेस्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, बाकी था तो सिर्फ वेल के माउंटेन्स का इलाका और नीचे डॉर्न का रेगिस्तान। एगोन ने अपने दोनों सिस्टर वाइफ्स को उनके ड्रैगन से इन इलाकों में भेजा। विसेन्या को खास करके वेल में ही जाना था, क्योंकि इसके पहले विसेन्या को वेल के सोल्जर्स ने भगाया था और वो अभी भी यहाँ पे बदला चाहती थी। और दूसरे तरफ रेनिस मेराक्सस ड्रैगन पे बैठ के डॉर्न में सनस्पेयर के शहर के लिए निकलती है। इस बार दोनों क्वींस के साथ में कोई भी बड़ी आर्मी नहीं जाती, क्योंकि एगोन को लगता है कि ये दोनों इलाकों को ड्रैगन के पावर से ही जीता जा सकता है। विसेन्या और रेनिस उनके मिशन के लिए निकल जाते हैं, बट इसी दौरान खुद किंग एगोन ओल्ड टाउन के शहर पर वापस हमला करने निकलता है। तीनों ड्रैगन्स 3 अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं विसेन्या के बारे में। वेल के इलाके में ईरी में बॉय किंग रोनेल एरिन रूल करता होता है, बट उसके पीछे उसकी माँ रीजेंट क्वीन शारा एरिन ही सब कुछ देखती होती है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि शारा एरिन कितनी शातिर होती है। वो बराबर से ब्रावोसी पायरेट्स को खरीदते हैं और उसके तगड़े प्लानिंग की वजह से वो टारगेरियन फ्लीट को तबाह करती है और बेचारे डेमोन वेलेरियन भी उसमें मारे जाते हैं। सालों पहले इस शारा एरिन को फ्लावर ऑफ द माउंटेन करके बुलाते थे, क्योंकि उन दिनों में वो वेस्टेरोस की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। ये पूरा वॉर शुरू होने के पहले इस शारा एरिन ने अपने खूबसूरती का जाल एगोन पे फेंकने की भी कोशिश की थी। वो चाहती थी कि एगोन उससे शादी करे और उनके बच्चे आगे किंग बन जाए। उसके लिए उसने अपने खुद का एक पेंटिंग बनवाया था और एगोन को भेजा था, बट एगोन ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, क्योंकि उसकी पहले से ही 2 बीवियां हैं जिनसे वो प्यार करता है। ये शारा अब पहले की तरह एकदम खूबसूरत तो नहीं थी, बट अभी भी एकदम शातिर थी। उसका बेटा 8 साल का रोनेल वेल का राजा था और उस छोटू को कुछ ज्यादा समझता नहीं था। शारा को पता चलता है कि टारगेरियंस ने सब वेस्टेरोस पे अभी राज शुरू कर दिया है और अब वो वेल पे अटैक जरूर करेंगे, बट वेल को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पूरा वेल एक माउंटेन्स में बसा हुआ है। शारा और रोनेल एरिन ईरी में रहते होते हैं
और ईरी से ही शारा सब बंदोबस्त करती है। यहाँ पर गर्ल टाउन में शारा वापस नाइट्स ऑफ द वेल को तैनात करती है और ईरी के सभी टावर्स में सभी बड़े बड़े नाइट्स को रखा जाता है। बट वेगार और विसेन्या को कौन रोकेगा? विसेन्या बराबर से एक अमावस के रात में जब पूरा अंधेरा होता है तब सभी गार्ड्स को चकमा देते हुए ईरी के सीधा इनर कोर्टयार्ड में उतरती है। एक बड़ा ड्रैगन वहां पे आया है, ये कुछ ही मिनटों में सबको पता चलता है और शारा अपने गार्ड्स के साथ में विसेन्या को मारने के लिए वहां पे आ जाती है। बट वो वहां आते ही देखती है कि उसका लाडला रोनेल विसेन्या के साथ खेलता होता है। वहां पे रोनेल को विसेन्या के गोद में देख के शारा एकदम शॉक्ड हो जाती है और इसी में रोनेल अपने माँ शारा को देख के बोलता है, मदर कैन आई गो फ्लाइंग विद दिस लेडी? छोटू रोनेल वेगार ड्रैगन को देख के एकदम खुश हो जाता है और उसे अभी आंटी विसेन्या के साथ में मस्त उड़ने जाता होता है। उसे समझता ही नहीं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। विसेन्या शारा के तरफ देख के बस एक स्माइल करती है और शारा को समझ जाता है कि अगर वो सरेंडर नहीं करती तो वहां पे कुछ भी भला बुरा हो सकता है। शारा अपने बेटे रोनेल से बहुत प्यार करती होती है और शारा फौरन विसेन्या के सामने सरेंडर करके घुटने टिका देती है। और इसी के साथ साथ अब वेल के इलाके ने भी टारगेरियन राज को स्वीकारा था। इसके बदले में विसेन्या छोटू रोनेल की ख्वाहिश पूरी करती है और रोनेल आंटी विसेन्या के साथ में वेगार पे बैठ के मस्त ईरी के चक्कर काटने लगता है। इतिहास में पहली बार कोई वेस्टेरोसी नॉन टारगेरियन इंसान ड्रैगन पर बैठ के मस्त हवा में उड़ता है। फिर दूसरे तरफ एगोन बड़ी आर्मी लेके ओल्ड टाउन शहर के नजदीक पहुंच जाता है। एगोन बचपन में भी यहाँ पे ओल्ड टाउन में आया था और वो तभी से वेस्टेरोस पे राज करने के ख्वाब देख रहा था। उस समय वो ओल्ड टाउन में एक मेहमान बन के आया था, बट इस बार वो ओल्ड टाउन में एक कॉन्करर बन के आ रहा था। सो एगोन बड़े आर्मी के साथ ओल्ड टाउन सिटी के बाहर आता है और सिटी के सभी गेट्स पहले से ही खुले रहते हैं। ओल्ड टाउन के शहर में पहले से ही किसी त्योहार जैसा एनवायरनमेंट रहता है। पूरे शहर में एकदम चकाचौंध रहती है और हाउस हाई टावर के लॉर्ड्स एगोन का स्वागत करते हैं। ये हाउस हाई टावर मतलब ओल्ड टाउन का सबसे बड़ा हाउस होता है। पूरे ओल्ड टाउन पर उनका ही राज होता है। बिना किसी वॉर किए किंग एगोन के सामने यहाँ का हाउस हाई टावर्स भी बेंड नहीं करते हैं और ऐसे ही ओल्ड टाउन भी एगोन का हो जाता है। ओल्ड टाउन पूरे वेस्टेरोस का सबसे बड़ा और सबसे फेमस शहर होता है क्योंकि यहीं पर स्टारी सेप्ट में फेथ ऑफ द सेवन के धर्मगुरु हाई सेप्टन रहते होते हैं। एगोन इसी हाई सेप्टन से स्टारी सेप्ट में दुआ मांगने जाता है। ये स्टारी सेप्ट पूरे वेस्टेरोस का बिगेस्ट सेप्ट होता है। सेप्ट यानी कि फेथ ऑफ द सेवन धर्म का एक मंदिर होता है। एगोन जैसे ही स्टारी सेप्ट में आता है एगोन का ऑफिशियली कोरोनेशन होता है, यानी कि उसकी राज तिलक की सेरेमनी की जाती है। फेथ ऑफ द सेवन के हाई सेप्टन एगोन के सर पे क्राउन रखते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज से एगोन वेस्टेरोस का राजा बन चुका है। इसी दिन एगोन का वेस्टेरोस पर ऑफिशियली राज शुरू होता है और इसी दिन से एक वेस्टेरोसी कैलेंडर भी शुरू किया जाता है। इस राज तिलक के सेरेमनी के पहले जो भी हुआ था उसे बिफोर द कॉन्क्वेस्ट की टाइमलाइन मानी जाती है, यानी कि बीसी माना जाता है। और राज तिलक के सेरेमनी के बाद में जो भी होने वाला है उसे आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट कहने लगते हैं, यानी कि एसी कहने लगते हैं। सो बीसी और एसी वाला एक डेट्स का, एक कैलेंडर्स का सिस्टम वेस्टेरोस में शुरू किया जाता है। इसके पहले भी विसेन्या, रेनिस और ओरिस ने एगोन को एगोन फोर्ट के यहाँ पे राजा घोषित किया था, बट वो एक छोटी सेरेमनी थी जिसमें यही कुछ 10-12 हाउसेस थे और कुछ 1000 लोग आए थे। बट ओल्ड टाउन के इस मैसिव सेरेमनी में लाखों की भीड़ जम गई थी और ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े हाउसेस के लॉर्ड्स आए थे। सबने मान लिया था कि किंग एगोन अभी उनका राजा है। वहां पे मौजूद सभी को लगता है कि एगोन ओल्ड टाउन शहर से ही पूरे वेस्टेरोस पे राज करेगा, क्योंकि वो शहर वेस्टेरोस का सबसे बड़ा शहर होता है
और फेथ ऑफ द सेवन का सेंटर होता है। कुछ लोगों को लगता है कि एगॉन हैरेनहेल के मॉन्स्टरस कैसल को ही रिपेयर करेगा और वहीं से राज शुरू करेगा, बट एगॉन एक अजीब ही डिसीजन लेता है। एगॉन जब अपनी पूरी आर्मी लेके वेस्टेरोस में आता है तब उसने सबसे पहला कदम ब्लैक वाटर रश की नदी ब्लैक वाटर बे को जहां पे मिलती है उसके आसपास के इलाके में रखा था। यही के 3 छोटे हिल्स में से एक हिल पर उसने अपना छोटा कैसल एगॉन फोर्ट भी बनवाया था और इसी लकड़ी से बनवाए गए छोटे एगॉन फोर्ट कैसल में उसे सबसे पहली बार किंग बोला गया था। वो 3 हिल्स का एक छोटा लैंड एगॉन के दिल के बहुत करीब था और वही के एगॉन फोर्ट में उसने काफी समय भी बिताया था। इसीलिए एगॉन उसी एगॉन फोर्ट के नजदीक के इलाके में एक नया शहर बसाने का आदेश देता है और यही शहर कहलाया जाता है किंग्स लैंडिंग। इस शहर का नाम किंग्स लैंडिंग रखा जाता है क्योंकि यहाँ वेस्टेरोस के होने वाले किंग एगॉन की लैंडिंग हुई थी। ये किंग्स लैंडिंग का शहर 3 हिल्स में बसाया जाता है। एक होता है एगॉन्स हाई हिल जो एग्जैक्टली वहीं पे होता है जहां पर ब्लैक वाटर रश की नदी ब्लैक वाटर बे में जाके मिलती है। इसी के किनारे वाले हिल पर एगॉन फोर्ट बनाया जाता है और यहीं पर फ्यूचर में रेड किप बनवाया गया था जो हम बाद में जानेंगे ही। यहीं पर एगॉन फोर्ट में ही एक थ्रोन रूम बनाया जाता है जहां से एगॉन अपना दरबार चलाएगा और इसी दरबार में ही बनाया जाता है लेजेंडरी आयरन थ्रोन जो एगॉन के सभी एनिमीज के तलवारों से बनाया गया था। पूरे वेस्टेरोस में से हारने वाले राजाओं के सोल्जर्स की थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड्स एगॉन फोर्ट में लाई गई थी और इसी से ये आयरन थ्रोन का तख्त बनाया जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में तो ये तख्त एकदम ही नॉर्मल कुर्सी की तरह दिखाया गया था, बट किताबों में इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस पिक्चर की तरह होता है। ये एक मैसिव तलवारों से बनाया हुआ तख्त होता है और इसी तख्त पे बैठकर एगॉन अपनी हुकूमत शुरू करता है। एगॉन फोर्ट तो एगॉन्स हाई हिल पर होता है और वैसे ही और एक हिल होता है जिसे रेनिस का हिल कहा जाता है और तीसरा होता है विसेन्या का हिल। इन बाकी के 2 हिल्स पर भी आगे कुछ बड़ी बिल्डिंग्स आने वाली है जो हम बाद में जानेंगे ही। बट अभी ये जान लो कि पूरे वेस्टेरोस में से हजारों लोग इस नए शहर किंग्स लैंडिंग के तरफ निकलते हैं और वहां पे ही तीनों हिल्स के आसपास वो अपनी बस्ती बसाने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने राजा एगॉन के नजदीक रहना था। सो इस तरह से विसेन्या ने वेल जीत लिया था और एगॉन ने भी ओल्ड टाउन जीतकर वो अभी आयरन थ्रोन पर बैठ गया होता है। बट दूसरे तरफ बेचारी रेनिस को एगॉन ने अकेले एक डेंजरस मिशन में डॉन भेजा था। रेनिस यहाँ पर प्रिंसेस पास के माउंटेन्स में से अपना रास्ता बनाती है और उड़ते उड़ते डॉन के रेगिस्तान में बसे वेथ नाम के सिटी में पहुंचती है। वो तो वहां पे पूरा डिस्ट्रक्शन करना चाहती थी और वहां के लोगों को डराना चाहती थी, बट वो जब वहां पे पहुंचती है तभी उस शहर में वहां पे कोई भी मर्द नहीं होता। वहां पे सिर्फ छोटे बच्चे और औरतें और कुछ बूढ़े लोग उसे दिखाई देते हैं। पूरा शहर एक अजीब सा क्रीपी साइलेंट प्लेस होता है। रेनिस को समझता ही नहीं कि इस शहर के सब लोग गए कहां पे। रेनिस एक बच्चे को पूछती है कि शहर के सब मर्द कहां गए हैं, तो वो बच्चा सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, अवे। रेनिस को समझता ही नहीं कि यह बच्चा बोल क्या रहा है। फिर ऐसे ही रेनिस शहर के मर्दों के बारे में किसी को भी यह सवाल पूछती है तब उसे एक ही रिप्लाई मिलता है, अवे। रेनिस पूछती है सब मर्द कहाँ गए, तो उसे यही अजीब आंसर मिलता है, अवे। रेनिस फिर इस वेथ सिटी में से उड़ के गॉड्स ग्रेस के सिटी में आती है जो डॉन के डेंजरस हाउस एलेरियन का सिटी होता है। वहां पे भी पूरे शहर में सिर्फ बुढ़े लोग और बच्चे होते हैं, बट कोई भी मर्द नहीं होता। पूरा शहर छोड़ के मर्द लोग भाग गए होते हैं। यहाँ पे भी रेनिस लोगों को पूछती है कि मर्द कहाँ पे है, तो वहां पे भी लोग बोलते हैं, अवे। ये सब रेनिस को भी बहुत क्रीपी लगता है और रेनिस को थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये हो क्या रहा है। रेनिस फिर ग्रीन ब्लड नाम के नदी के ऊपर से उड़ते उड़ते प्लैंकी टाउन के शहर में पहुंचती है और वहीं पे भी सेम इंसिडेंट होता है। वहां पे भी कोई भी मर्द नहीं होते। पता नहीं पूरे डॉर्न के मर्द कहाँ गायब हुए हैं।
इवेंचुअली रेनिस डॉर्न के सबसे बड़े सिटी सनस्पियर में पहुंचती है, जहां पर हाउस मार्टेल्स का राज होता है। ये मार्टेल्स का हाउस पूरे डॉर्न का सबसे बड़ा हाउस होता है और डॉर्न के बाकी सभी हाउसेस उनके बैनरमैन होते हैं। सनस्पियर जैसे ह्यूज शहर में भी पूरा सन्नाटा होता है और वो वापस एकदम क्रीपी जगह होती है। रेनिस मैराक्सिस पर से उड़ते उड़ते सीधा मार्टेल्स के महल में पहुंचती है और यहाँ पे भी इस पूरे कैसल में कोई भी नहीं होता। रेनिस पूरे कैसल में घूमती है और उसे फाइनली दिखती है एक बुढ़ी मोटी औरत, और ये थी लेजेंडरी प्रिंसेस मेरिया मार्टेल। मेरिया 80 साल की थी और वो एक्चुअली अंधी भी थी। इस बुढ़ापे में वो काफी मोटी हुई थी और उसके अब सब बाल भी झड़ गए थे। आर्गिलैक द एरोगेंट तो इस मेरिया को येलो टोड ऑफ डॉर्न कहता था, क्योंकि उसकी स्किन भी अभी थोड़ी येलो कलर की हो गई थी और वो टॉड के तरह यानी कि एक मेंढक के तरह मोटी लगती थी। इसीलिए पगला आर्गिलैक उसे सीधा टॉड कहता था। आर्गिलैक ने उसे यह नाम दिया था और पूरे वेस्टरोस में उसे अब सब येलो टॉड ऑफ डॉर्न ही कहते थे। सो यहाँ पे येलो टॉड ऑफ डॉर्न के सामने रेनिस आ जाती है और रेनिस कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसके पहले मेरिया कहती है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी और ना ही मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी। अपने भाई को जाके बोल देना कि डॉर्न में कोई राजा नहीं है। ऐसे ताबड़तोड़ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर के बाद में रेनिस मुस्कुरा के बोलती है, आई शाल प्रिंसेस मेरिया, मैं अपने भाई को यह संदेशा जरूर दूंगी, बट मैं वापस लौटूंगी और अगली बार मैं जब आऊंगी तब मेरे साथ एक बड़ी आर्मी होगी एंड वी शैल कम विथ फायर एंड ब्लड। बुढ़ी मेरिया क्विकली कहती है, वो तो तुम्हारे हाउस के वर्ड्स है, बट अगर तुम्हें हमारे हाउस के वर्ड नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, इट इज अनबाउंड, अनबेंट एंड अनब्रोकन। हम किसी के सामने झुकते नहीं है और कोई हमें तोड़ नहीं सकता। ये डॉर्न है, यू आर नॉट वेलकम हियर, गो बैक टू योर ओन पेरिल। बुढ़ी अंधी मेरिया के ये वर्ड सुनकर रेनिस को गुस्सा तो आता है, बट थोड़ी सी वो घबरा भी जाती है, क्योंकि ये बुढ़ी मेरिया मार्टेल कोई ऐसी वैसी औरत नहीं होती, ये भी एक डेंजरस औरत होती है। मगर रेनिस चाहे तो वो वही के वही मेरिया को जिंदा जलाकर मार्टेल्स को कैसल को जीत सकती थी, बट वैसा करके क्या ही होगा। पता नहीं रेनिस अंधी मेरिया के आंखों में कैसा पागलपन देखती है, बट वो वहां से पीछे हटने का डिसीजन लेती है। रेनिस मैराक्सिस पर बैठ के सन स्पीयर में से दुम धबा के भाग लेती है, बट रेनिस के सर भी अभी खून सवार होता है। वो कहती है कि वो वापस लौटेगी और डॉर्न को तबाह कर देगी। सो वैसे देखा जाए तो एगोन कहने के लिए 7 किंगडम्स का राजा बन गया था, बट इन 7 किंगडम्स में एक किंगडम डॉर्न ने अब तक घुटने नहीं टेके थे। अब इस डॉर्न का क्या क्या हुआ ये पता चलेगा अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।